तमाम कानूनों और प्रावधानों के बावजूद भारत में महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं आया है। इसकी एक बड़ी वजह उनका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना होना है। संविधान से लेकर सरकार और वक्त वक्त पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने महिलाओं को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए कई कानून नियम बनाए हैं। महिलाओं को सुरक्षित रखने से लेकर आर्थिक और सामाजिक तौर पर ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए भी उन्हें कई अधिकार दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ 15 अधिकारों और नियमों के बारे में आपको बताते हैं। तो अब मैं आपको महिलाओं से जुड़े हुए सभी उत्तराधिकार, उनके जो होते हैं उनको श्रेणी वाइज बताऊंगी, जिसको मैंने 3 खंडों में विभाजित किया है। जिसमें पहला डिवाइडेशन है संपत्ति उत्तराधिकार से जुड़े महिलाओं के अधिकार। दूसरा आता है सुरक्षा से जुड़े महिलाओं के अधिकार, और उसी में तीसरा श्रेणी में आता है शादी समानता से जुड़े अधिकार। अब पहले वाले श्रेणी में से मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहला अधिकार कौन सा है। पिता की जायदाद में बेटी को भी हक। जी हाँ, पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही हक है जितना कि बेटे का है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के वक्त चाहे बेटी के पिता जिंदा हों या नहीं, बेटी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेटे के बराबर संपत्ति में अधिकार मिलेगा। शादी से पैतृक संपत्ति में अधिकारों पर कोई असर नहीं। 2005 के संशोधन के बाद बेटी पैदा होते ही सहवारिस हो जाती है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। अनुकंपा पर बेटियों को मिलती है नौकरी। पिता की अकस्मात मौत के बाद बेटियों को भी अनुकंपा पर नौकरी पाने का हक है। इसमें महिला की वैवाहिक स्थिति मायने नहीं रखती। मद्रास हाई कोर्ट ने 2015 के अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि अगर नौकरी रहते पिता की मृत्यु हो जाए तो विवाहित बेटी को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का अधिकार होता है। महिलाओं को वाजिब गुजारा भत्ता मिलने में आसानी। एससी ने 4 नवंबर 2020 को गुजारा भत्ता और निर्वाह भत्ता के खातिर देश भर की अदालतों के लिए गाइडलाइन तय की। अगर महिला गुजारा भत्ते के लिए अर्जी दाखिल करे तो उसे बताना होगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है और उसका खर्च क्या है। पति को जवाब में अपनी संपत्ति का ब्यौरा और देनदारी बतानी होगी। जिस दिन से मुकदमा दायर किया जाएगा उसी दिन से गुजारा भत्ता की देनदारी तय होगी। अगर पिता ना लिखे वसीयत तो अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मृत्यु हो जाती है तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। वसीयत लिखने से पहले व्यक्ति की मौत के बाद उसकी संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है। इसमें विधवा, बेटियां और बेटों के साथ साथ अन्य लोग आते हैं। हर एक उत्तराधिकारी का संपत्ति पर समान रूप से अधिकार होता है, यानी बेटियों को इसमें बराबरी का हक मिलता है, चाहे उनकी शादी हुई हो या नहीं। अब हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़े हुए सेकंड श्रेणी के अधिकार, जो इस तरह से हैं। सुरक्षा से जुड़े महिलाओं के अधिकार, जिसमें प्रथम आता है यौन शोषण से रक्षा का अधिकार। अगर महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन शोषण हुआ है तो वह यौन शोषण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। कंपनी के आंतरिक पोष कमेटी को 3 महीने के भीतर जांच करके फैसला तय करना होता है। इसके बाद जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति के सामने भी शिकायत की जा सकती है। अगर कार्रवाई ना होती हो तो कंपनी के खिलाफ एक्शन का प्रावधान बनता है। कहीं भी एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पीड़ित महिलाएं किसी भी थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। घटना चाहे
जिस भी थाना क्षेत्र में हुई हो, एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए और मजिस्ट्रेट के आगे जांच रिपोर्ट दायर हो जाए तो उसे संबंधित थाने में मूव कराया जा सकता है। महिलाएं ईमेल व चिट्ठी के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ऐसा उस परिस्थिति में जहां महिलाएं स्वयं थाना क्षेत्र तक जाने में सक्षम ना हों। पहचान जाहिर न करने का अधिकार। यौन शोषण की शिकार महिलाओं को समाज में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए उनकी पहचान छुपाए रखने का प्रावधान है। अगर पीड़िता का नाम जाहिर किया जाता है तो 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अश्लील चित्रण से बचने का अधिकार। किसी महिला को अभद्र तरीके से दिखाने पर भी कानून कार्रवाई कर सकता है। कानून के अनुसार महिला के शरीर से जुड़े किसी भी हिस्से को इस तरह दिखाना कि वो अश्लील लगे, दंडात्मक कार्यवाही की वजह बन सकता है। स्टॉकिंग से सुरक्षा देता है कानून। आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2013 के तहत स्टॉकिंग के लिए जेल हो सकती है। किसी महिला का पीछा करना या उससे बिना उसकी मर्जी के संपर्क स्थापित करने की कोशिश करना, बार बार मना करने के बावजूद उसे बातचीत के लिए फोर्स करने पर पुलिस एक्शन ले सकती है। कोई महिला इंटरनेट पे क्या करती है, इस पर नज़र रखना, ये सब भी स्टॉकिंग के दायरे में आते हैं। देश की हर महिला को जानने चाहिए ये कानून। आजकल की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए एक समान रूप से मेहनत कर रही हैं, लेकिन आज भी उनकी छवि अबला नारी की है। इसीलिए कुछ नापाक लोग उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के उन कानूनों को हर वुमेन को जानना जरूरी है जो उनके लिए बनाए गए हैं। अब मैं बात करूंगी हमारे थर्ड पड़ाव की तरफ, जो मैं लेके चल रही हूँ आपको। हमारी महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो तीसरा पड़ाव हमें अधिकारों के रूप में मिला है वो है शादी समानता से जुड़े अधिकार, जिसमें सर्वप्रथम आता है समान वेतन का अधिकार। समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार लिंग के आधार पर वेतन, भत्तों और भुगतान में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी किसी काम के लिए पुरुषों को जितनी सैलरी मिलती है, महिलाओं को भी उतनी ही सैलरी लेने का पूरा हक है। अब मैं बात करूंगी घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के अधिकार। इंडियन पैनल कोड की धारा 498 के तहत पत्नी, महिला, लिव इन पार्टनर या घर में रह रही किसी भी महिला को परिवार के किसी भी सदस्य के हाथों हिंसा का शिकार होने पर कार्यवाही का प्रावधान है। यह हिंसा मौखिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और यौन भी हो सकती है। गिरफ्तारी, पूछताछ, कानूनी सहायता से जुड़े अन्य अधिकार, जो कि तीसरी श्रेणी में आते हैं। अगर कोई अपरिहार्य स्थिति न हो तो किसी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के लिए महिला कांस्टेबल का होना अनिवार्य है। महिला को बिना कानूनी इजाज़त के पुलिस थाने में रात के वक्त हिरासत में नहीं रखा जा सकता। बलात्कार पीड़िताओं को मुफ्त कानूनी सहायता का भी अधिकार है। ससुराल में प्रताड़ना का केस मायके में हो सकता है दर्ज। अगर ससुराल में पत्नी को पति या दूसरे लोगों ने दहेज के लिए परेशान किया है तो महिला ससुराल छोड़कर जहां जाकर रहती है या पनाह लेती है, वहां की अदालत में भी उसकी शिकायत पर सुनवाई होगी। इसके अलावा एससी ने एक फैसले में कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत महिला पति के रिश्तेदारों के घर में रहने की मांग कर सकती है, वहाँ वह डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह चुकी है। अब मैं आपको हमारे तीसरे पड़ाव
जो कि हमारी महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं, उसका अंतिम जो अधिकार है वो बताने जा रही हूँ। नाबालिग पत्नी से जबरन संबंध, अब रेप। 3 साल पहले एसी ने कहा था कि अगर 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ संबंध के मामले में पति को रेप से छूट देने वाला प्रावधान मनमाना है और बच्चियों के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि नाबालिग पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज हो सकता है और ये शिकायत 1 साल के भीतर करनी होगी। इन सभी अधिकारों के अलावा अब मैं एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अधिकार जो महिलाओं के लिए बताना चाहती हूँ, वो है मातृत्व लाभ के लिए अधिकार। यानी कि यह वो अधिकार है जो काम करने वाली महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिसमें डिलीवरी होने के 12 हफ्ते तक महिला को छुट्टी दी जाती है और उसके पेमेंट में से यानी वेतन में से भी किसी तरह का कोई भी डिडक्शन या कटौती नहीं की जाती है। हमारे समाज में कई महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद अपने कानूनी अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। हालांकि ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन भारतीय समाज की महिलाओं का एक बड़ा वर्ग आज भी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश की सभी महिलाओं को कई अधिकार प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हर नारी को जानना अत्यंत जरूरी है। इसीलिए हमने आज अपनी छोटी सी कोशिश पेश की है और उम्मीद करती हूँ कि हम सभी अपने अधिकारों को पहचानेंगे और उनका सदुपयोग करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हो नारी शक्ति, जय हो।